नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत में बड़ी खबर आपको बता दें, बुरहानपुर से मिल रही है। बुरहानपुर के भावसा गांव में पशुओं के लिए रखे गए भूसे में अचानक आग लग गई। आग देखते ही देखते भीषण होती चली गई। गांव के लोगों ने इसकी सूचना फायर फाइटर्स को दी, फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन दमकल की टीम पहुंचती इससे पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। कड़ी मशक्कत हालांकि करनी पड़ी। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। तस्वीरों को देख लीजिए। भूसे के ढेर में आग लगी, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। सावधान रहने की सीख ये तस्वीरें दे रही हैं, सबक दे रही हैं। आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन सबके बीच ये तस्वीर आपको सुरक्षित और सतर्क कर रहे हैं हम। पाक उच्चायोग के 2 अधिकारी जासूसी करते पकड़े गए हैं। दोनों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तानी इन नागरिकों के नाम आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे थे। भारत ने इसे लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी अपना विरोध जताया है। सेंट्रल दिल्ली के करोलबाग इलाके से इन लोगों को हिरासत में लिया गया। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक ये पाकिस्तानी दूतावास की कार से आए थे। कथित भारतीय सूत्रों से इनकी मुलाकात हुई थी। आबिद के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। नासिर गौतम के नाम से आधार कार्ड बनवाया गया था। इधर बौखलाए पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में पकड़े गए हैं पाकिस्तान के 2 जासूस। उच्चायोग के अधिकारियों के सामने आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। इन दोनों से कहा गया 24 घंटे के भीतर देश छोड़ दें। दोनों पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़े हुए हैं और इसी की गाड़ी का इस्तेमाल ये कर रहे थे। सेंट्रल दिल्ली के करोलबाग इलाके से इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तानी दूतावास की कार का ये इस्तेमाल कर रहे थे। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, और ज्यादा जानकारी विस्तार से। अब मियाद भी मेरा ख्याल है खत्म होनी होगी 24 घंटे की। इन दोनों अधिकारियों के साथ में अभी पूछताछ चल रही है और इन दोनों के साथ साथ इन दोनों का एक ड्राइवर भी है, उससे भी इस मामले में पूछताछ चल रही है। अगर बात करें इन दोनों अधिकारियों की, अगर बात करें जो पाकिस्तान दूतावास में कार्यरत हैं, और इनका नाम जो है आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर, ये 2 शख्स हैं। इसको सबसे पहले पकड़ा गया, उसके बाद इस दोनों से पूछताछ चल रही है। और इन दोनों पे पूछताछ के बाद जब इसके खंगाला गया तो पता चला कि इन दोनों के पास एक फर्जी आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड जो भारतीय आधार कार्ड है, अब ये समझा जा सकता है जो गलत तरीके से जालसाजी करके बनाया गया होगा, जो नासिर गौतम के नाम से बनाया गया था। और इसके साथ ही वो दिल्ली के गीता कॉलोनी का एड्रेस के आधार पर उसको बनाया गया था कि ये गीता कॉलोनी में रहते हैं। तो इन दोनों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं और उसी जानकारियों को खंगाला जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इंडियन आर्मी की MI यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम, और इसके साथ ही इसमें IB की जो टीम है वो लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के बाद इन तमाम रिपोर्ट्स को भारतीय विदेश मंत्रालय को सौंपा जाएगा और विदेश मंत्रालय इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी दूतावास को औपचारिक तौर पर इस मामले को लिखेगी और इन दोनों अधिकारियों को वापस पाकिस्तान भेजने की गुजारिश भी करेगी और अपील भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए इन्हें कहा गया है और पूछताछ अभी इनसे की जा रही है। आज से इंडिया अनलॉक होना शुरू हो गया है। ये 30 जून तक यह सिलसिला जारी रहेगा। अनलॉक के दौरान केंद्र ने जो गाइडलाइन दी हैं उसमें आर्थिक गतिविधियों को लेकर तमाम तरह की छूट है। हालांकि राज्यों को अपने नियम बनाने के अधिकार भी दिए गए हैं। ये जान लीजिए 30 जून तक जारी अनलॉक 1 के दौरान क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा। 3 फेज में छूट दी जाएगी। आज से इंडिया अनलॉक होना शुरू हो रहा है। तो करीब 9 हफ्ते तक लॉकडाउन के बाद अब सरकार की तरफ से कई तरह की ढील दी गई है। बावजूद इसके
सरकार की तरफ से कई सलाह भी दी गई है। क्या वो सलाह है, क्या सरकार ने कहा है, वो हम आपको बता दें। मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा, और ये क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। धार्मिक स्थल अब खुलने शुरू हो जाएंगे, जिम लेकिन बंद रहेंगे, तो अगर कसरत करनी है घर पर ही करनी होगी। सैलून खुल जाएंगे, नियमों का पालन करना होगा। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी रोक बरकरार है। होटल अब धीरे धीरे खुलेंगे, रेस्तरां खुलेंगे, नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मेट्रो फिलहाल बंद है, सिनेमा हॉल भी बंद होंगे। शॉपिंग मॉल अब धीरे धीरे खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलने लगेंगे, जिम बंद रहेंगे। तो धीरे धीरे अब अनलॉक इंडिया की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं। गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, यह हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और इसका पालन करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। भीड़ अभी भी नहीं लगाई जा सकती। शादी में 50 से ज्यादा लोगों को मंजूरी नहीं है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग जा सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शराब का सेवन सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंधित रहेगा, पहले की तरह इन सभी का पालन करना है। तो 1 जून से 30 जून तक ये गाइडलाइंस जारी रहेंगी। 30 जून तक रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलने लगेंगे। धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, शर्तों के साथ सैलून खोले जाएंगे, धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। 8 जून से शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। औद्योगिक संस्थान भी अब धीरे धीरे खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो आवाजाही होती है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए राज्य सरकार फैसला लेंगी। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकार पर। मेट्रो सेवा, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल ये अभी भी बंद रहेंगे। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम संदेश दिया। सीएम ने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। सख्त हिदायत भी जहां जरूरी होगी वो दी जाएगी। सीएम ने 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाने की बात कही है। इसके अलावा बिजली बिल, छोटे व्यवसायियों के लिए राहत का ऐलान किया गया। स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान ये जून में बंद रहेंगे। जुलाई में इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल जैसे केंद्र की गाइडलाइन है वो शुरू किए जाएंगे। 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी जगह आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। छोटे व्यवसाय में लगे लोगों को बैंक से 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। इस लोन की गारंटी सरकार की, 60% ब्याज भी सरकार भरेगी। सीएम ने किसानों को राहत देते हुए लोन चुकाने की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने संबोधन में पंच परमेश्वर योजना को फिर से शुरू करने की बात कही। इस योजना के तहत 1555 करोड़ की राशि पंचायतों के खाते में डाली जाएगी। धन्य मेरे मध्य प्रदेश की जनता, आप सब कई जगह प्रशासन के साथ मिलकर स्वयंसेवी संगठनों ने उनके पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश जैसे सेवा करने निकल पड़ा। लेकिन एक और संकट है, वापिस तो आ गए, रोजगार कहां प्राप्त करें। हमने श्रम सिद्धि योजना प्रारंभ की और मुझे बताते हुए खुशी है कि श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत लगभग 5,40,000 नए जॉब कार्ड बने हैं और आज 23,40,000 से ज्यादा मजदूर पूरे प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। हमने एक अभियान और प्रारंभ किया है। वो अभियान है स्किल मैपिंग का अभियान। हमारे कई प्रवासी मजदूर भाई और बहन जिनके हाथों में हुनर है,
जो कुशल मजदूर है, उनको काम आता है, हम उनकी सूची बना रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, पोर्टल बना रहे हैं। एक तरफ ये कुशल मजदूर और दूसरी तरफ वो कल कारखाने, अधोसंरचना के क्षेत्र में होने वाले काम जिनमें कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। जिनको आवश्यकता है वो कल कारखाने, अधोसंरचना का काम करने वाले अपनी आवश्यकता इस पोर्टल पर दर्ज कराएंगे, और जिनको काम चाहिए उनकी सूची होगी। तो जिनको काम चाहिए और जो काम देने वाले, रोजगार देने वाले, उनके बीच सेतु बन जाएगा ये पोर्टल, रोजगार सेतु। और लॉकडाउन 5 को लेकर गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश भी दे दिए हैं। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। 15 जून तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभाग के सभी जिले, यहां पर बसें 7 जून तक बंद रहेंगी। इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, नीमच में बाजार 25% दुकानों के साथ खुलेंगे। भोपाल नगर निगम की सीमा में 33% दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। देवास, खंडवा और धार में 50% दुकानें रोटेशन के आधार पर खोली जाएंगी। शैक्षणिक संस्थान फिलहाल रहेंगे बंद। स्कूल, कॉलेज, 50% कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में काम करेंगे। रात 9 बजे से 5 बजे तक पाबंदी अभी भी पूरी तरह लगी रहेगी। और देश भर में आज से 200 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। पहले दिन 1.45 लाख से ज्यादा यात्री, 1,45,000 से ज्यादा यात्री सफर करने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं। इन ट्रेनों में सफर को लेकर रेलवे ने यात्रियों के लिए नियम तय कर दिए हैं। इनका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। रेलवे की तरफ से जारी नियम और दिशा निर्देश पहले से चल रही 15 जोड़ी ट्रेन यानी 30 जो एसी स्पेशल ट्रेन हैं उनमें भी लागू रहेगा। गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी है। स्टेशन पर स्क्रीनिंग के लिए 90 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है। जबलपुर से हबीबगंज के बीच आज से जन शताब्दी एक्सप्रेस शुरू हो गई है। ये ट्रेन दिन में 11 बजे भोपाल के हबीबगंज पहुंचेगी। वहीं भोपाल में 22 गाड़ियों का हॉल्ट रहेगा यानी रुकेंगी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेन शुरू होंगी जबकि यहां 8 ट्रेन रुकेंगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। दुखद खबर, मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। किडनी की बीमारी से वो पीड़ित थे और कुछ समय पहले कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी उनमें हुई थी। तो वाजिद की जो जोड़ी थी वो टूट गई। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन, किडनी की बीमारी से वो पीड़ित थे। कुछ समय पहले ही कोरोना संक्रमण की उनमें पुष्टि हुई थी और इसके बाद अब उनका निधन हो गया है। और सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर सीएम ने जानकारी दी है, अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पहले की तरह लगातार जारी रहेंगे। ई पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा। और जिलों के बीच जो आवागमन है, अंतर जिला, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इसमें भी आवागमन के लिए ई पास अभी भी जरूरी होगा। ये ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने। ई पास के माध्यम से अनुमति रहेगी। इंटर स्टेट के लिए अभी फैसला नहीं लिया गया है और अंतर्राज्यीय परिवहन पहले की तरह ही प्रतिबंधित है। ई पास के माध्यम से ही आवागमन हो सकेगा। इतना ही नहीं, जिलों के भीतर भी अगर आपको जाना है, एक जिले से दूसरे जिले, रायपुर से अगर आपको जाना है दुर्ग जाना है या दुर्ग से निकलकर रायगढ़ जाना है तो अभी भी ई पास की जरूरत होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, ई पास के माध्यम से ही अभी भी परिवहन हो सकेगा। और जैसे कि हमने आपको बताया, अंतर्राज्यीय जो परिवहन है इंटर स्टेट, उसके लिए राज्य अपने फैसले लेगा। तो छत्तीसगढ़ में पहले की तरह प्रतिबंध जारी है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, ट्वीट कर जानकारी दी है सीएम ने।
देखिए, जिस तरह से ललित ये पूरा मामला है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से कल ही 51 मरीज मिले हैं, तो प्रदेश की सीमाएं 30 जून तक पूरी तरह से लॉक रहेंगी और एक से अगर दूसरे जिले में जाने के लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, होटल हैं, क्लब हैं, वो 7 जून तक बंद रहेंगे। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और पार्क भी नहीं खुलेंगे। तो ये माना जाए कि जिस तरह से ये प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जिस तरह से कोरोना जो संक्रमण फैल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो उसको देखते हुए किसी प्रकार की ढील देने की अभी मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। और अगर किसी राज्य में आवागमन भी करना है तो उसके लिए ई पास की अनिवार्यता रहेगी। तो ये माना जाए कि जिस तरह संक्रमण छत्तीसगढ़ में पांव पसार रहा है, तो उसके तहत ये निर्णय लिया गया है कि अब जो सीमा है, तो छत्तीसगढ़ की सीमाएं हैं, क्योंकि 6 अलग अलग राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है, तो अगर सीमाओं में प्रवेश करना है तो पूरी तरह से लॉक रहेंगी, कोई भी व्यक्ति सीमाओं में नहीं कर सकता है। अगर सीमा से बाहर उसको कहीं जाना है तो ई पास की अनिवार्यता रहेगी। तो ये माना जाए कि जो बॉर्डर की जो इलाके हैं वो पूरी तरह से सील रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुरेंद्र जानकारी दे रहे थे। और कबीरधाम जिले के कृषि विभाग के किसान मित्रों की तारीफ की है सीएम भूपेश बघेल ने। 356 किसान मित्रों ने एक महीने का वेतन दिया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में ये राशि दी है। सीएम भूपेश बघेल ने आभार भी जताया और तारीफ भी की है। कबीरधाम जिले के कृषि विभाग के किसान मित्रों की तारीफ की है सीएम भूपेश बघेल ने। 356 किसान मित्र हैं जिन्होंने अपना एक महीने का वेतन दिया है मुख्यमंत्री सहायता कोष में। रायपुर से बड़ा कोरोना अपडेट आपको दे दें। रविवार को कुल 51 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देर रात बालोद, सरगुजा से 2 नए संक्रमण के मामले और सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब हो गई है 383 और कुल संक्रमण के मामले यहां बढ़कर उजागर होते हैं 496। कोरोना से अब तक एक मौत छत्तीसगढ़ में हुई है। अब तक 114 लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। अवधेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ का रहा है, लेकिन उतनी ही चुनौती भी है अब अनलॉक इंडिया के दौर में। देखिए, चुनौती बड़ी है क्योंकि आंकड़े अब बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में 500 के करीब हो गए हैं। 496 कुल पीड़ितों की संख्या हो गई है। एक्टिव मरीजों की बात कर ली जाए तो 383 और 114 ऐसे हैं जो कोरोना को मात देने में सफल हुए। लेकिन एक युवक की मौत भी हुई है, वो भी राजधानी रायपुर में। ये भी इस बात का ध्यान रखना होगा। अनलॉक इंडिया के तहत जिस तरह से बाजारों को 6 दिन हफ्ते में खोलने की अनुमति दी गई है, उससे बाजारों में निश्चित तौर पर भीड़ बढ़ेगी और इन भीड़ों को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था होगी तो वक्त बताएगा। लेकिन लोग जब बाजार पहुंचेंगे तो उन्हें और अधिक खतरा होगा, क्योंकि अभी भी जो पंजीकृत मजदूर हैं, जो श्रमिक है, अन्य राज्यों में फंसे हुए तकरीबन 80,000 लोगों का आना शेष है। और पहले इस बात का अनुमान लगाया गया था कि जैसे ही श्रमिकों की वापसी होगी या आवाजाही बढ़ेगी, संक्रमण का दायरा बढ़ेगा। और ऐसा हुआ भी कि छत्तीसगढ़ के 28 में से 23 जिले आज की तारीख तक प्रभावित है। केवल 5 जिले ऐसे शेष है जहां तक कोरोना का असर नहीं हुआ है। नए जिलों में महासमुंद को शामिल कर लिया गया, जसपुर को शामिल कर लिया गया। जसपुर में 32 मामले कुल अभी एक्टिव है, महासमुंद में 19 मामले एक्टिव है। ये तमाम आंकड़े बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बारिश का मौसम है और 3.5 लाख लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। तो उनकी व्यवस्थाओं को लेके भी कई तरह की बातें उठते रही है। तो ऐसे में कैसे सबको बेहतर और पर्याप्त सुविधाएं दी जाएगी ताकि न केवल संक्रमण का दायरा कम हो, बल्कि लोगों के मन में जो भय व्याप्त धीरे धीरे होता जा रहा है उसे भी दूर किया जा सके, एक बड़ी चुनौती जिम्मेदारों के सामने आ खड़ी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आंकड़े अभी भी चुनौती और अब तो वो चुनौती बढ़ रही है, जैसा कि अवधेश इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या उन चुनौतियों के लिए पूरी तैयारियां हैं जमीन पर? खबर दुर्ग से है। यहाँ एक युवक नदी में डूब गया है। दोस्तों के साथ नहाने के लिए युवक गया हुआ था और तलाश इसकी लगातार की जा रही है, लेकिन रात को रेस्क्यू रोकना पड़ा, देर रात रेस्क्यू रोकना पड़ा और अब फिर से आज इस युवक की तलाश होगी। जेवरा गनियारी एनीकट का ये पूरा मामला है। दोस्तों के साथ नहाने गया युवक पानी में डूब गया
देर रात तक कड़ी मशक्कत की गई, कोई पता इस युवक का नहीं चल पाया और आज फिर से रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। जेवरा गनियारी अनिकट का ये पूरा मामला है। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, दोस्तों के साथ नहाने के लिए जो युवक गया हुआ था जेवरा गनियारी अनिकट पर, वो डूब गया है। दोस्तों ने ही इस बात की जानकारी दी। स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे, लगातार कोशिश की गई, लेकिन इस युवक का कोई पता नहीं चल पाया। और इसके बाद चूंकि रात हो गई थी, अब सुबह से फिर से इस युवक की तलाश शुरू की जा रही है। जेवरा गनियारी अनिकट का ये मामला है। देर रात तक इस युवक का कोई पता नहीं चल पाया। और बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, शराब के नशे में 2 युवकों ने डैम में छलांग लगा दी। हालांकि गोताखोरों की मदद से इनकी अभी भी खोजबीन की जा रही है, पर अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बिलासपुर से भी बड़ी खबर, दुर्ग से हमने आपको खबर बताई, यहां एक हादसा, लेकिन बिलासपुर में शराब के नशे में 2 युवकों ने बांध के ऊपर से छलांग लगा दी है। तलाश इनकी की जा रही है, अब तक पता नहीं चल पाया है। सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिए हैं। सीएम ने कहा कि कई बार सुरक्षा बलों के जवानों में तनाव के चलते मामूली बात पर आपसी विवाद हिंसक हो जाता है। इसके लिए इनके घर वालों को पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। ये गंभीर चिंता का विषय है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद टिड्डियों का दल छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुका है। टिड्डियों ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में सबसे पहले धावा बोला है। प्रशासन ने टिड्डियों को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। टिड्डियों के पहुंचते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। सूचना मिलते ही कलेक्टर और कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो खेतों में पहुंचे, हालात का जायजा लिया। टिड्डियों के खेतों में पहुंचते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने की है।